हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। बड़ा ही खूबसूरत सा ऐसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लासरूम्स इन क्राइसिस इसका टाइटल है। और एक ऐसी समस्या पे लिखा हुआ है आर्टिकल जो अभी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से। बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स आजकल एआई का इस्तेमाल करके अपनी असाइनमेंट्स पूरी करते हैं, एग्ज़ाम पेपर को भी लिखते हैं। तो टीचर्स के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि कैसे पहचाने कि कौन सा एआई का लिखा हुआ ऐसे है और कौन सा ऐसे किसी स्टूडेंट ने अपनी मेहनत से लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज के साथ में। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इंटरेस्टिंग क्विज। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लास के अंत में सॉल्व करने हैं। मन से क्लास को लोगे तो 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस के क्लास के लास्ट में करवाते हैं आपको। आइए पूरे मन से लेक्चर को शुरू करें। चलिए, कह रहे हैं क्लासरूम्स इन क्राइसिस। क्लासरूम तो आप समझते ही हैं, स्कूल का क्लास है ना, क्लासरूम। क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति या आपदा। कह रहा है जी स्कूलों में, कॉलेजेस में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में एक क्राइसिस आ गया है, एक नई आपदा आ गई है। और आपदा काय की है? प्लेजरिज्म और एआई की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल्स हैं आप यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी है, गूगल एलएलएम है। और प्लेजरिज्म का मतलब होता है, देखो ये वर्ड आपके लिए नया है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी दूसरे के ख्याल, आइडिया या वर्ड्स को अपना बता करके अपने रिसर्च पेपर में, अपनी किताब में छाप देना। किताब किसी और ने लिखी है लेकिन आपने उसके शब्दों को पकड़ लिया, उसके ख्यालों को दूसरे वर्ड्स में चेंज करके अपनी किताब छपवा दी। इस कॉपी मारने के काम को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेजरिज्म, जो कि कानूनन एक अपराध है। कह रहे जी अब एआई से प्लेजरिज्म की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। समझ गए? ये नया वर्ड है, ध्यान करना है इसको। आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहे जी टीचर्स विल हैव टू टेस्ट स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ द हाउस एंड वाइज, नॉट द वर्ड्स। कह रहे जो टीचर्स हैं आजकल के, उनको इस काम को करना पड़ेगा। दे विल हैव टू, हैव टू ये बताते हैं आपकी मजबूरी को। तो कह रहा है जी टीचर्स की भी अब मजबूरी हो गई है कि उनको टेस्ट करना पड़ेगा, इम्तिहान लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स की मास्टरी का, अपने विद्यार्थियों की निपुणता का। मास्टरी आप समझते हैं ना, किसी काम में आप मास्टर होते हैं। और मास्टरी किस चीज़ में? हाउस एंड वाइज में, ना कि नॉट वर्ड्स में। तो वर्ड्स का मतलब है क्या? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, है ना? हल्दी घाटी का युद्ध क्या था? सम्राट अकबर कौन था? तो ये वर्ड्स के सवाल हैं। वर्ड्स के सवाल तो एआई से निकल ही जाएंगे जवाब इनके। 1 मिनट के अंदर आप गूगल करो, एआई में डालो कुछ भी, आपको पूरा ऐसे निकाल के दे देगा। तो वर्ड्स पे अब आपको मास्टरी को टेस्ट नहीं करना है, आपको मास्टरी को टेस्ट करना है हाउ और वाई पे। हाउ यानी कैसे हुआ और वाई मतलब क्यों हुआ। ये दो ऐसे सवाल हैं जिनको एआई के सहारे जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। ये दोनों सवालों के जवाब आप मेहनत के साथ सीख करके दे पाओगे। और इन्हीं सवालों के ऊपर अब आपका टेस्ट होना चाहिए, इम्तिहान होना चाहिए। टीचर्स की वो है विल हैव टू, दे विल हैव टू डू दिस। स्टूडेंट्स का मतलब है यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। बढ़े आगे, चलो अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लेंगे ताकि स्मूथली आप इसको पढ़ सकें। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट पे आ जाएं। पुरानी वाली वोकैब शीट है आपकी फेवरेट वाली। चलिए पहला वर्ड ही है प्लेजरिज्म।
ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है किसी दूसरे के ख्यालों को, आइडियाज़ को और वर्ड्स को चोरी करना और अपना बता करके पब्लिश कर देना। ये जो एक्ट है, ये जो कृत्य है, ये जो काम है, इस चोरी को बोलते हैं प्लेजरिज्म। कानूनन तौर पे ये इलीगल काम है। अगर ऐसा करके आप कोई किताब छापेंगे तो किताब का असली मालिक या रिसर्च पेपर का असली राइटर आपको कोर्ट में ला करके घसीट सकता है। प्लेजरिज्म नाउन है, प्लेजराइज इसकी वर्ब फॉर्म है, कॉपी करना। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीएचडी थीसिस इन इंडिया ऑफ्टन फॉल इनटू द रेल्म ऑफ प्लेजरिज्म। एक बहुत बड़ी जो संख्या है पीएचडी थीसिस की, थीसिस समझते हो पीएचडी में जो लिखा जाता है, है ना, लास्ट में एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है जब आप पीएचडी को पूरा करेंगे। तो कह रहा है जी एक बहुत बड़ी मात्रा है, नंबर है इन थीसिस का भारत में, अक्सर वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में या रियल में या एरिया में फॉल इनटू करेगा। और सच बात है, ज़्यादातर पीएचडीज हमारे देश में चोरी की होती हैं। 2 साल आप ऐसे ही निकाल देते हो, पीएचडी की फ़ीस दे देते हो और लास्ट में किसी और की थीसिस, नॉर्वे में, स्विट्ज़रलैंड में, नीदरलैंड्स में, यूएस में किसी इंसान की थीसिस को पकड़ते हो, उसके वर्ड्स को चेंज करके अपना बना के छाप देते हो। तो इंडिया में अक्सर होता है। चलिए, प्लेजरिज्म ये वर्ड ध्यान रखेंगे हम, 1 वर्ड है। अगला वर्ड है अपने पास एब्जॉर्ब। देखिए, सोखने को बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ मिट्टी का। मिट्टी में पानी डालोगे तो मिट्टी सोख लेगी ना पानी को, तो ये तो एब्जॉर्ब हो ही गया। लेकिन एब्जॉर्ब का एक और मीनिंग भी होता है। मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ और उस बात को आप दिमाग में सोख लें, उसको समझ लें, तो इसको भी एब्जॉर्ब करना बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है पानी अगर मिट्टी सोखेगी वही एब्जॉर्ब है, किसी चीज़ को सीख करके दिमाग में घुसा लेने को भी एब्जॉर्ब करना बोलते हैं। द सैंड एब्जॉर्ब्ड ऑल द वाटर। सैंड ने, धूल ने, मिट्टी ने या रेत ने सारा पानी सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और दूसरा मीनिंग, अ गुड स्टूडेंट एम्स टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग ही और शी रीड्स। एक अच्छा स्टूडेंट एम करता है कि वो एब्जॉर्ब करे या सोख ले या समा ले अपने अंदर हर एक चीज़ को वो जो पढ़ता है। एब्जॉर्ब को एसिमिलेट करना, कंज्यूम करना, सकिन करना, इम्बाइब करना, स्पॉन्ज अप करना भी बोलते हैं। स्पंज देखा ना आपने, स्पंज में पानी डालो वो स्पंज अपने अंदर ले लेगा पानी सारा। स्पंज ही वो स्पॉन्ज है जिसको हिंदी में स्पंज बोलते हो आप। चलिए, एसिमिलेट नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे, नया वर्ड है आपके लिए। अगला वर्ड है अपने पास हार्नेस। किसी जानवर के गले की पट्टी को, लीश को बोलते हैं हार्नेस। जब भी किसी जानवर के गले में आपने पट्टा वट्टा डाल दिया है, अब वो आपका हो गया गुलाम। गुलाम ही है ना जानवर हमारे। आप उसको जहाँ बोलोगे वो वहाँ बैठ जाएगा, जहाँ चलाओगे वहाँ चल लेगा। तो हार्नेस से एक वर्ब निकाली है हमने, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना और उसको एक्सप्लॉइट करना, इस्तेमाल में लेना या उसका फ़ायदा उठाना कहलाता है हार्नेस करना। समझ रहे हो? नेशंस नीड टू हार्नेस न्यूक्लियर पावर। दुनिया को ज़रूरत है कि वो हार्नेस करे, कंट्रोल करके फ़ायदा उठाए न्यूक्लियर पावर का। और क्यों? टू बिकम एनर्जी सफिशेंट, एनर्जी के मामले में सफिशेंट बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। तो न्यूक्लियर पावर को अगर ढंग से यूज़ किया जाए तो ना आपको कोयला जलाने की ज़रूरत है, ना आपको सोलर पैनल्स पे बहुत सारा खर्चा करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर पावर चीप भी है और बहुत अबंडेंट भी है। चलिए, इसको विल्ड करना, यूज़ करना, यूटिलाइज करना भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड हार्नेस, दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। हार्नेस से एक ईडियम भी बनती है, डाई इन हार्नेस। अब सोच के बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? डाई इन हार्नेस। अगर कोई आदमी मर जाए जब उसके गले में पट्टा बंधाओ। अब ये पट्टा कौन सा है? इंसानों के गले में जानवर वाला नहीं बनता। इंसानों के गले में आप किसी को नौकरी दे करके हार्नेस में डाल सकते हो। किसी इंसान को आपने सर्विस में रखा, जॉब पे रखा, आपके हिसाब से वो आएगा जाएगा। तो एक तरीके से वो एक, समझ पा रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? उस इंसान को आपने हार्नेस कर रखा है, उसके गले में अपनी लगाम डाल रखी है। तो समबडी डाइज इन हार्नेस, इसका मतलब है नौकरी करते हुए मर जाना या ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होना। समझ गए? चलो, नेक्स्ट वर्ड अपने पास टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है एक सिस्टम जिसमें आप वर्ड्स को नेम करते हो या चीज़ों को स्पेसिफिक वर्ड से बताते हो। जैसे हिंदी में बोल दो कि हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक, यानी नॉर्मल इंग्लिश में हार्ट अटैक आया है। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्टरी इंग्लिश में, डॉक्टरी की लैंग्वेज में एस्कोथ्रियोसिस कुछ ऐसा वर्ड होता है ना? हार्ट अटैक नहीं बोलते, वो हार्ट सीजर नहीं बोलते, उसके लिए एक और वर्ड है एस्कोथ्रियोसिस। आपने हिंदी में बोल दिया इनको शुगर है जी, अंग्रेजी में बोलेंगे ये डायबिटिक हैं। तो इस तरीके से जब आप खास वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो
किसी फील्ड के अंदर उन वर्ड्स के गुच्छे को या समूह को बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। लीगल टर्मिनोलॉजी मतलब जो वकील बोलेगा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यानी जो डॉक्टर बोलेगा। अब टर्मिनोलॉजी से एक वर्ड निकलता है जार्गन। जार्गन जो है ना, टर्मिनोलॉजी के ऐसे वर्ड्स हैं जो उस फील्ड का आदमी ही उसका मीनिंग आपको बता पाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ना, जो प्रोफेशनल्स को पता होते हैं वो कहलाते हैं स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी या जार्गन। तो आप जार्गन नाम का वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे। मोस्ट इंडिविजुअल्स फाइंड रिसर्च पेपर्स दैट यूटिलाइज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड जार्गन टू बी चैलेंजिंग। ज़्यादातर लोग जो हैं रिसर्च पेपर्स को, और वो रिसर्च पेपर्स जिनमें यूज़ किया गया होता है या जो यूज़ कर लेते हैं साइंस की भाषा को या बड़े बड़े कठिन शब्दों को, जार्गन्स को, कह रहा है वो मोस्ट इंडिविजुअल्स ऐसे रिसर्च पेपर्स को फाइंड करते हैं या पाते हैं कि वो चैलेंजिंग होते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने में। चलिए, जार्गन वर्ड आएगा आर्टिकल में। सेकंड लास्ट वर्ड है आज अपने पास, प्लॉसिबल। एक वर्ड सुना होगा आपने, पॉसिबल। बस पॉसिबल ही प्लॉसिबल है। ऐसा कहते हैं कि पॉसिबल वर्ड प्लॉसिबल से ही निकला है। पुराने ज़माने में 200-300 साल पहले पॉसिबल वर्ड था ही नहीं, है ना, प्लॉसिबल ही पॉसिबल बन गया। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इस वर्ड को। रीजनेबल और कन्विंसिंग चीज़ प्लॉसिबल होगी। चलो, द पुलिस कुड फाइंड नो प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द मर्डर। पुलिस जो है पा ही नहीं सकी, फाइंड ही नहीं कर सकी किसी भी प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन को या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को जो रीजनेबल हो मर्डर के लिए। प्लॉसिबल वर्ड का एक और मीनिंग भी है जो बहुत कम यूज़ होता है, एक ऐसा आदमी जो झूठ बड़ा सफाई से बोलता हो। अब क्योंकि वो आदमी का झूठ बड़ा रीजनेबल कन्विंसिंग होगा तो वो आदमी ही प्लॉसिबल कहलाएगा। ही इज़ सो प्लॉसिबल, वो इतना झूठा है। ही इज़ सो प्लॉसिबल दैट फूलिंग समवन इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, कि किसी को फूल करना, पागल बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। अ पीस ऑफ केक यानी बाएं हाथ का खेल, ये एक इडियम है, आपको पता होगी। तो बड़ा झूठा आदमी है। चलिए, प्रोबेबल, टेनेबल, लॉजिकल, रैशनल सभी प्लॉसिबल के सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, लास्ट में एक ईडियम करवाएंगे आपको। आज के आर्टिकल में यूज़ नहीं हुई, लेकिन रोज़ एक एडिशनल ईडियम, वन वर्ड, फॉरेन वर्ड हम करते हैं। ईडियम है जी, स्केलेटन इन द क्लॉसेट। क्लॉसेट या वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। अगर आपकी अलमारी में कंकाल है तो क्या है भाई, वो आपने किसी को मार रखा है, जान ले रखी है उसकी, और उसको अलमारी में छुपा रखा है ताकि लोगों को पता ना लगे आपने मर्डर किया हुआ है। तो ये आपका एक सीक्रेट है। आपकी अलमारी में किसी इंसान की बॉडी पड़ी है तो मतलब एक मर्डर किया आपने और सीक्रेट बना करके रखा हुआ है अपने को बचाने के लिए। तो ज़िंदगी में कोई भी हिडन सीक्रेट या एम्बैरेसिंग फैक्ट जो आपकी लाइफ से जुड़ा है वो आपका स्केलेटन इन द क्लॉसेट है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है मर्डर दिया, मार दिया, कंकाल को छुपा लिया, ऐसा नहीं करना। कोई भी छुपी हुई बात जो आपके मन में है, आपने सबको नहीं बताई, दैट इज़ अ स्केलेटन इन द क्लॉसेट। इसको वार्डरोब भी लिखते हैं ना, स्केलेटन इन द वार्डरोब भी बोल सकते हैं। द पॉलिटिशियंस करियर एंडेड। पॉलिटिशियन का करियर ख़त्म हो गया। और कब ख़त्म हुआ भाई? व्हेन अ स्केलेटन इन द क्लॉसेट फ्रॉम हिज पास्ट वॉज एक्सपोज्ड। जब एक हिडन सीक्रेट जो था उसके पास्ट का, उसके अतीत का, वो एक्सपोज हो गया, वो सबके सामने आ गया। तो चलिए, ईडियम है, ध्यान रखना, क्विज में आज के पूछिए आपसे। आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस आर्टिकल की एक समरी लिख करके बताओ 4 सेंटेंसेस में, आप कोशिश करोगे, कुछ गलतियाँ करोगे, उल्टा पुल्टा लिखोगे, लेकिन अगर यही काम आप चैट जीपीटी के थ्रू करने लगें तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। एक झटके में पूरी समरी आ जाएगी और ऐसी खतरनाक लिखी हुई होगी, है ना, देखने में भी मज़ा आएगा और पढ़ के भी मज़ा आएगा। इस वजह से टीचर्स को बड़ी समस्या हो गई है आजकल कि अगर स्टूडेंट को कुछ काम दें, कुछ असाइनमेंट दें और वो चैट जीपीटी से, एआई से थ्रू करके लाए, तो कैसे उसको इवेल्युएट किया जाए। या फिर कोई रिसर्च पेपर जो आपको अपनी मेहनत से लिखना था 2 साल थीसिस करके, उसको आपने किसी और से चुराया और चैट जीपीटी से उसकी भाषा को बदल दिया। हमारा आर्टिकल कह रहा है एक नए ज़माने की नई समस्या है और इसका इलाज भी निकलेगा, जैसे हर समस्या का निकलता है। और इसका इलाज यही है, स्टूडेंट से अब ऐसे सवाल किए जाएं जिसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाएं जो चैट जीपीटी बता ही नहीं सकता। आप हाउ और वाई का सवाल पूछोगे ना, जवाब पूछोगे, तो चैट जीपीटी गोल मोल कर देगा चीज़ों को। तो ये हाउ और वाई जो हैं एनालिटिकल एबिलिटी से आते हैं। जिसने मेहनत की होगी वो जवाब दे देगा और जिसने नहीं की होगी वो गोल हो जाएगा। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है जी, सजेशन है,
नए ज़माने के हिसाब से नए तरीके ईजाद करने होंगे, एनालिटिकल एबिलिटी को पकड़ के स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना होगा। आज की टोन है एनालिटिकल और सजेस्टिंग, एनालाइज कर रहा है क्या सोल्यूशन है और सजेस्ट कर रहा है क्या किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है जी व्हाट हैपन्स व्हेन अ पावरफुल टूल लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीट्स द ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल। सवाल पूछा है आपसे, कह रहा है जी क्या होता है, व्हाट हैपन्स, कब क्या होता है भाई। कह रहा है जी जब एक पावरफुल टूल जो है, बहुत ही मजबूत टूल जो है, जैसे कि AI या चैट GPT जैसे प्लेटफॉर्म्स, वो मीट करते हैं, जा मिलते हैं परंपरागत टीचिंग मॉडल से, जो ट्रेडिशनल पढ़ाने का तरीका है या जो सिस्टम है उससे। तो सवाल पूछा है आपसे, ठीक है, व्हाट से शुरू हुआ है सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, टूल की वर्ब है मीट्स, इन्वर्जन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि व्हाट खुद ही सब्जेक्ट है। जब भी, चलो मैं आपको करवाऊंगा एक कॉन्सेप्ट अलग से, कभी कभी व्हाट और हु के बाद में इन्वर्जन नहीं होता, तब व्हाट और हु खुद ही सब्जेक्ट बने होते हैं, प्रोनाउंस का काम कर रहे होते हैं, कोई और सब्जेक्ट सेंटेंस में होता ही नहीं है इन्वर्जन किया जा सके। मान लीजिए यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, तो यू एक सब्जेक्ट आपको मिल जाता, तो आप डू नाम की वर्ब को निकाल लेते और इन्वर्जन डाल देते। लेकिन यहाँ पे व्हाट हैपन्स के बाद में कोई दूसरा नाउन है ही नहीं, है ना, तो इस वजह से आपको यहाँ इन्वर्जन नहीं करना। ये अलग कॉन्सेप्ट है, अलग से करवाएंगे किसी दिन टाइम निकाल के। चलो, कह रहा है जी एंग्जाइटी, फ्रिक्शन एंड लिटिगेशन, तीन चीज़ें होती हैं जब ऐसा होता है। एक तो आती है एंग्जाइटी यानी परेशानी, और एक होता है फ्रिक्शन यानी आपसी टकराव, और साथ में होता है लिटिगेशन। लिटिगेशन एक लीगल टर्मिनोलॉजी का वर्ड है, कोर्ट केस को, कानूनी कार्रवाई को, लीगल एक्शन को बोलते हैं लिटिगेशन। तो ये होता है जब स्कूलों के अंदर AI आने लगे। कह रहा है जी एन LLM स्टूडेंट एट OP जिंदल यूनिवर्सिटी वन अ केस अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। कह रहा है एक लॉ ग्रेजुएट कोर्स का जो स्टूडेंट था LLM का, OP जिंदल यूनिवर्सिटी में, शायद हरियाणा में है, कहाँ है OP जिंदल, है ना। कह रहा है ये जीत गया एक केस को इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के खिलाफ। और कह रहा है कौन सा केस, क्या इंस्टीट्यूशन था ये, क्या काम था। कह रहा है जी विच हैड डिक्लेयर्ड हिज वर्क AI जनरेटेड। ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसने डिक्लेयर कर दिया था इस आदमी के या स्टूडेंट के वर्क को कि ये AI जनरेटेड है, ये चैट GPT से बनाया हुआ है। कह रहा है जी एंड फेल्ड हिम फॉर प्लेजरिज्म, और फेल भी कर दिया स्टूडेंट को प्लेजरिज्म के लिए, कॉपी करने के लिए, किसी और का कंटेंट चुराने के लिए। तो स्टूडेंट पे केस लगा, उसको फेल किया गया, स्टूडेंट कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके उसने प्रूव किया कि जो मैंने लिखा है वो AI से नहीं उठाया हुआ, स्टूडेंट केस जीत गया यूनिवर्सिटी के खिलाफ। चलिए, ये होता है एंग्जाइटी, फ्रिक्शन और लिटिगेशन, है ना। स्टूडेंट की वर्ब है वन, विच आया है इंस्टीट्यूशन के लिए, OP जिंदल यूनिवर्सिटी के लिए, इसकी दो वर्ब है, विच हैड डिक्लेयर्ड हिज वर्क AI जनरेटेड एंड विच फेल्ड हिम। फेल करना, किसी को, समझ गए ना, फेल कर दिया यानी उसको पास होने से रोक दिया, है ना। कह रहा है जी वाइल हिज ऑन आर्ग्यूमेंट हिंज्ड ऑन टेक्निकलिटीज अराउंड द यूनिवर्सिटीज पॉलिसीज ऑन प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट। जहाँ उसकी खुद की जो आर्ग्यूमेंट थी, उस स्टूडेंट का खुद की जो दलील थी, वो हिंज ऑन करती थी या डिपेंड ऑन करती थी या रिलाई ऑन करती थी, और किस चीज़ पे करती थी भाई, टेक्निकलिटीज़ पे या टेक्निकल चीज़ों पे जो थी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ को लेकर के, और किस पे, ऑन प्लेजरिज्म और कॉपीराइट, इन दोनों चीज़ों को लेकर के। प्लेजरिज्म आपने देख लिया, चोरी करना किसी के माल सामान को, किसी की बातों को, आइडियाज़ को। कॉपीराइट भी वही होता है, प्लेजरिज्म को रोकने के लिए कॉपीराइट को जो है पेटेंट करवाते हैं आप, है ना। आपने कोई किताब लिखी, उसको जाके पेटेंट कराओगे, कॉपीराइट लोगे कि ये किताब अब मेरी है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, अब ये मेरा राइट है। तो जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ थी, उन्हीं के अराउंड अपनी दलीलों को पेश करते हुए स्टूडेंट ने अपनी आर्गुमेंट को रखा। कह रहा है जहाँ ऐसा हुआ वहीं सच केसेस एंड कॉम्प्लिकेशंस आर बाउंड टू पॉप अप इन क्लासरूम्स। ऐसे केसेस और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बाउंड हैं, वो बंधे हुए हैं, वो ज़रूर होने वाले हैं कि वो पॉप अप होंगे, इमर्ज होंगे क्लासरूम्स पे और वर्क प्लेसेस पे, स्कूलों, कॉलेजेस में और अफ्तर जो है दफ्तरों में या ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में। तो स्टूडेंट का ये कहना था कि यूनिवर्सिटी कहती है कि कहीं से भी आपने कुछ भी उठाया हो, उसका 20 आपके उससे आपकी पूरी थीसिस का वो 10-15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब आपने कुछ काम किया, 10-15% आपने कहीं और से उठाया और उसी को बिल्ड करके बाकी का 85% आपका खुद का है। तो ये टेक्निकलिटी पे स्टूडेंट ने अपना केस लड़ा कि ये जो कह रहे हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं है जो मैंने उठाया था। कह रहे जहाँ ऐसी बात है वहीं पे ऐसे केसेस जो हैं ये अब रोज़ होने वाले हैं। आप कभी जो यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, कभी आप ऑफिस में ऐसा केस होते हुए देख सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट के आर्गुमेंट की वो है फेल्ड हिंज करना यानी डिपेंडेंट होना, किसी चीज़ पे रिलाई करना, निर्भर होना। उसका आर्गुमेंट निर्भर होता था इन सारी टेक्निकलिटीज़ के जो आसपास या इर्द गिर्द। टेक्निकलिटी आप समझ गए होंगे, बारीकियाँ। केसेस और कॉम्प्लिकेशंस की वो है आर। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है पेचीदगियाँ, है ना, किसी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी। पॉपअप होना, किसी चीज़ का अचानक से उभरना, इमर्ज करना। कह रहा है एज AI models are trained on large data sets, narrow claims of authorship and attribution are hard to establish. कह रहे हैं क्योंकि AI के जो मॉडल्स हैं वो ट्रेन होते हैं बड़े बड़े डेटा सेट्स पे, हज़ारों लाखों किताबों पे, रिसर्च पेपर्स पे, सबको पढ़ के AI जो है आपका कंटेंट जनरेट करता है। कह रहा है इसलिए क्योंकि ऐसा है, जो नैरो क्लेम्स हैं, बहुत बारीक जो क्लेम्स होते हैं, छोटे छोटे जो क्लेम्स होते हैं, दावे होते हैं किसी चीज़ की ऑथरशिप के, कि ये चीज़ मैंने ऑथर किया है, इस चीज़ को मैंने लिखा है। और एट्रीब्यूशन के, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये चीज़ किसको एट्रीब्यूट की जाए, किससे रिलेट की जाए। जैसे ये थ्योरी है, ये आइंस्टीन ने दी थी, है ना, ये किताब है इन साहब ने लिखी है, ये एट्रीब्यूशन है। तो ऑथरशिप के और एट्रीब्यूशन के जो छोटे छोटे दावे हैं ना, वो बड़े हार्ड है इस्टेब्लिश करना, बड़ा मुश्किल है उनको, है ना, इस्टेब्लिश करना, उन दावों को जो है मजबूत करना। क्योंकि AI तो कहीं से कुछ भी उठा सकता है ना। AI मॉडल्स की वो है आर, दे आर ट्रेंड ऑन लार्ज डेटा सेट्स। क्लेम्स की वो है आर, क्लेम्स आर हार्ड टू स्टैब्लिश। हार्ड मतलब बड़ा मुश्किल। एट्रीब्यूशन यानी किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन। ये किताब इसने लिखी है, ये थ्योरी इसने दी है, तो आप उनको एट्रीब्यूट कर रहे हैं उस आदमी के साथ। कह रहा है जी दिस टेक इज़ न्यू, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। कह रहा है एंड इट डिस्टेबलाइजेस सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इवेल्युएशन, और ये डिस्टेबलाइज करती है, स्टेबिलिटी को तोड़ती है, संतुलन को ख़राब करती है, कई सारे फॉर्म्स या फॉर्मेट्स को जो है इवेल्युएशन करने के या किसी चीज़ का जायज़ा लेने के, किसी चीज़ को इवेल्युएट करने के। इवेल्युएट करना क्या होता है, आपने कुछ ऐसे लिखा, मैंने उसको चेक किया, चेक करके मैंने बताया भाई इसमें ये कमियाँ हैं, यहाँ ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, और है ना, ये इवेल्युएशन है। कह रहा क्योंकि AI जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत नई है, इसलिए इसने कई सारे फॉर्मेट जो हैं इवेल्युएशन के, कई तरीके हैं जो उनको डिस्टेबलाइज कर दिया है, संतुलन उनका ख़राब कर दिया है। लाइक द पीरियोडिक एग्ज़ाम, और ऐसे जैसे कि एक पीरियोडिक एग्ज़ाम हो, साल में 2-3-4 बार होने वाला एग्ज़ाम हो, या फिर कोई ऐसे हो। समझ गए। टेक की वर्ब है इज, इट की वर्ब है डिस्टेबलाइजेस, इवेल्युएशन किसी चीज़ का, है ना, जायज़ा, अप्रेजल भी बोलते हैं इसको, वैल्यूएशन, इवेल्यूशन सब इसके सिनोनिम्स हैं। कह रहा है जी बट देर इज़ नो पॉइंट बीइंग ऑन ए कोलिजन कोर्स विद AI। कह रहा है लेकिन फिर भी इस चीज़ में कोई पॉइंट नहीं है, इस चीज़ में कोई तुक नहीं है, कोई दम नहीं है, अगर आप हो जाते हैं एक कोलिजन कोर्स पे या ऐसे रास्ते पे जिस पे भिड़ंत हो, कोलिजन हो AI के साथ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि AI को बंद कर दो, बैन कर दो, स्कूलों में यूज़ ना करने दो, बच्चों को, है ना, उन पर केस चला दो। तो इसका मतलब इस चीज़ में कोई भी तुक नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट मतलब समझ गए होंगे आप। पॉइंट की वर्ब इज क्लोज देयर से शुरू हुआ, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। कोलिजन यानी भिड़ंत, आमने सामने की भिड़ंत। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, कोलिजन कोर्स यानी भिड़ंत का रास्ता। कोलिजन वर्ड को देख लेना, ये कोलिजन जो क्लैश या डिस्ट्रक्शन को बताता है, भिड़ंत को बताता है। इस वर्ड को दूसरे एक वर्ड से आपको कनेक्ट करना है, कोल्यूजन से। यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ बीच में आई, यहाँ लगा हुआ बीच में यू। कोल्यूजन का मतलब होता है साठ गांठ, अ सीक्रेट क्या बोलूँ, पार्टनरशिप बोल दूँ, ठीक है। जब दो लोग मिल करके किसी चीज़ को प्लान करते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है, साठ गांठ करते हैं, हिंदी बोलते हैं उसको, बोलते हैं कोल्यूजन। तो कोल्यूजन, कोलिजन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। कह रहा है जी लाइक सर्च इंजन्स एंड स्मार्टफोन्स AI टूल्स विल हैव टू बी असिमुलेटेड एंड हार्नेस्ड। कह रहा है सर्च इंजन्स और स्मार्टफोन्स की तरह ही AI टूल्स को भी
एसिमुलेट किया जाना पड़ेगा, विल हैव टू बी एसिमुलेटेड। टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव इन्फिनेटिव है। एसिमुलेट करना, सोख लेना, इंटीग्रेट कर लेना, अपना हिस्सा बना लेना। तो जैसे पानी को रेत अपना हिस्सा बनाती है, वैसे ही एआई के जो टूल्स हैं इनको भी हमें एसिमुलेट करना होगा। एंड हार्नेस्ड, इनको हार्नेस भी किए जाने की ज़रूरत है, इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल किए जाने की भी ज़रूरत है। चलिए, टूल्स की वो है विल हैव, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। अब वो कॉन्सेप्ट देख लो ऊपर जो आपसे मैंने पूछा था, ये स्टूडेंट्स क्यों लिखा है। देखो बड़ा आसान है, अगर 5 सेकंड दोगे ना, 10 सेकंड, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 वर्ड है, पहला वर्ड है बॉय और दूसरा वर्ड है बॉयज़। मैं कहना चाह रहा हूँ ये बॉय हॉस्टल है, लड़के का हॉस्टल है। इस हॉस्टल में मान लो एक ही लड़का रहता है, कमरा है कोई, है ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल या बॉयज़ बैग, ये किसी लड़के का बैग है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी लगा दूंगा वाई के बाद में और एक एस लगा दूंगा और इसका मतलब बन जाएगा बॉयज़, यानी बॉय का, लड़के का। लेकिन अगर लड़के बहुत सारे हैं तब मैं ये काम नहीं कर सकता। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक अपोस्ट्रोफी लगा करके फिर एक और एस लगाना पड़ेगा। भाई जब भी आपको किसी का पजेसिव बनाना हो, राम का राम्स बनाना हो, बॉय का बॉयज़ बनाना हो, तो आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एक एस लगाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एक एस ऑलरेडी आ रहा था, एक एस और आपने लगा दिया, अजीब सी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा बॉयसिस। तो क्या करना है, इस केस में बाद वाले एस को मिस कर देना है और सिर्फ एस लगा के छोड़ देना है। तो जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, इनफैक्ट कॉमन नाउन्स होते हैं जो प्लूरल हो, पीछे जिनके एस आ रहा हो, उनका आपको जब भी पजेसिव बनाना हो तो आप आगे वाला एस मिस कर देते हैं और खाली अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मास्टरी है, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की मास्टरी की बात हो रही है, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही। अगर एक की बात हो रही होती तो स्टूडेंट अपोस्ट्रोफी एस लिख करके मेरा काम चल जाता। तो ये अपोस्ट्रोफी का खेल है, देख लेना एस के पहले है या एस के बाद में है। चलो समझ गए, आगे आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है स्टूडेंट्स हैव एवरी इंसेंटिव टू यूज़ एआई फॉर शॉर्टकट्स। स्टूडेंट्स के पास हर इंसेंटिव है, हर फ़ायदा है यूज़ करने का एआई को शॉर्टकट्स के लिए। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है उनका। व्हेन यू हैव एवरी इंसेंटिव मतलब हर चीज़ में, उस चीज़ में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और क्या करने का, टू लोड इट विद ग्रंट वर्क, लोड कर देने का एआई को ऐसे काम के साथ में जो ग्रंटिंग है, जो आपको बड़ा परेशान करता है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, बड़ा खिंचाऊ और बोरिंग काम है। एंड यूज़ इट टू पॉलिश देयर प्रोज एंड सो ऑन, और यूज़ करने का इस एआई को कि वो पॉलिश कर सकें, डेकोरेट कर सकें अपने प्रोज को, अपने सेंटेंसेस को, और कह रहा है और भी ऐसी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चैट जीपीटी खोला, जो मन में आया उसमें डाला, अपना ऐसे बनाया, कोई उल्टा पुल्टा सेंटेंस लिख दिया और उसकी पोएम बना दी, है ना। तो ये प्रोज क्या होते हैं, ऐसे उल्टे पुल्टे सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ ज़्यादा दम ना हो। चलिए, स्टूडेंट्स की वो है हैव, स्टूडेंट्स की वो है हैव। चलिए, यूज जो है यहाँ पे, ये कोई वर्ब नहीं है, एक्चुअल में ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव एवरी इंसेंटिव टू डू 3 थिंग्स। पहली थिंग है टू यूज एआई, दूसरी है टू लोड इट विद ग्रंट वर्क, और तीसरी है यूज इट टू पॉलिश। फिर चौथी भी है एंड सो ऑन, ठीक है, एंड लगा के चौथी बताई हुई है। तो याद रखना, ये जो है ना यूज यहाँ पे वर्ब ना होकर के इन्फिनेटिव का पार्ट है, इसके आगे टू नहीं लगा हुआ। इंसेंटिव का मतलब होता है फ़ायदा या एनकरेजमेंट। कह रहा है जी, इट कैन बी अ लर्निंग एड टू डिटेंगल जार्गन और हेल्प दोज हुज इम्परफेक्ट लैंग्वेज स्किल्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर ग्रास्प ओवर ए सब्जेक्ट। कह रहा है जी, इसको ये हो सकता है एक लर्निंग एड, एआई बन सकता है एक सीखने की मदद। एड का मतलब होता है मदद, लर्निंग मतलब सीखना। तो एआई एक जरिया बन सकता है सीखने का, ताकि डिटेंगल किया जा सके, सुलझाया जा सके, आसान भाषा में रखा जा सके बड़े बड़े भारी भरकम जार्गन्स को, वर्ड को, और या फिर हेल्प किया जा सके उन लोगों को जिनकी इम्परफेक्ट लैंग्वेज स्किल जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो उनका फोकस ख़राब करती हैं ग्रैस्प करने को या समझने को या ग्रैस्प लेने को एक सब्जेक्ट के ऊपर। ग्रैस्प लेना यानी किसी चीज़ के ऊपर अपनी पकड़ जमाना, समझ को, कॉम्प्रिहेंशन को जो है इस्टेब्लिश करना। तो जिन बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आती वो इंग्लिश की किताब को एआई में डाल के हिंदी कर देंगे,
जिन बच्चों को मोटे मोटे वर्ड समझ में नहीं आ रहे उन वर्ड्स को वो डीटैंगल करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो एक लर्निंग एड है एआई, इसका इस्तेमाल होना ही चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्या गलत है इसमें, है ना। कह रहा है जी इट सब्जेक्ट कैन बी इसकी वर्ब, हेल्प यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, एक्चुअल में हेल्प भी यहाँ इन्फिनेटिव है। इट कैन बी अ लर्निंग एड टू डीटैंगल जार्गन और टू हेल्प दोस्त, ठीक है। यहाँ भी टू लगा हुआ है जिसको हमने मिस कर दिया है, दूसरी बार नहीं लिखा हुआ। डीटैंगल करना, किसी चीज़ को सुलझाना। जार्गन आपको बताया था, भारी भरकम वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं इसको। लैंग्वेज स्किल्स की मतलब है वर्ब है डिस्ट्रैक्ट करना, यानी किसी को रास्ते से भटकाना। आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो कोई कहानी, लेकिन अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, तो सारी आपकी जो कहानी दिमाग में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, किताब पढ़ ही नहीं पाओगे आप। ग्रेस्प यानी किसी चीज़ पे समझ या पकड़। कह रहा है जी टीचर्स विल हैव टू रीथिंक देयर आइडिया। अब टीचर्स को भी अपने इस आइडिया को रीथिंक करना होगा, इस पर फिर से ख्याल करना होगा। और किस चीज़ का? ऑफ एकेडमिक या वर्क प्लेस इंटेग्रिटी, ऐसी इंटेग्रिटी का या गरिमा का जो एकेडमिक या वर्क प्लेस होती है। तो अभी तक एकेडमिक इंटेग्रिटी यही है कि आप जो लिखें वो आपके मन का हो, अपनी भाषा में लिखा हो। वर्क प्लेस इंटेग्रिटी यही होती है कि जो भी आप काम करें, असाइनमेंट पूरी करें ऑफिस में जो आपको मिली है, वो मेहनत से करें। तो ये इंटेग्रिटी के आइडिया को हमें रीथिंक करना होगा, है ना। हो सकता है चैट जीपीटी का यूज़ करना लीगल कर दिया जाए, है ना। एकेडमिक और वर्क प्लेस के अंदर ऐसे जो एआई टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करना नॉर्मलाइज हो जाए। और चीज़ों में आप अपना दिमाग लगाओ, लिखने के अंदर एआई से सारा काम करवा लो। तो ये आइडिया को, इनको पुराने ख्यालों को टीचर्स को छोड़ना होगा। टीचर्स की वर्ब है विल हैव, इंटेग्रिटी आपको मैंने समझा दिया, है ना। कह रहे दे विल हैव टू टेस्ट स्टूडेंट्स मास्टरीज ऑफ हाउस एंड वाइज नोट द वर्ड्स। लास्ट में वही बात बोल रहा है, कह रहा है जी अब उनको हाउस और वाइज की जो मास्टरी है उसको टेस्ट करना होगा, ना कि वर्ड्स की। जो काम सबके पास फ्री में हो सकता है एआई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, उस काम के ऊपर अब टेस्ट होना ही नहीं चाहिए। टेस्ट तो इस काम पे होना चाहिए जो एआई नहीं कर सकती, जो है सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग करना। चलिए दे की वर्ब है विल हैव। आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे कह रहा है जी एआई इज अ बर्बलर दैट कैन प्रोड्यूस प्लॉसिबल आंसर्स। कह रहा है एआई जो है वो एक बर्बलर है। बर्बलर यानी बड़बड़ाने वाला, जो रैम्बल करे, बैबल करे, प्रैटर करे। कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ आधा बोलते हैं और आधा समझ में नहीं आता और आधा मन में बोल जाते हैं। तो एआई जो है ना एक बड़बड़ाने वाला टूल है। इसको आप कुछ भी पूछो, कुछ ना कुछ बोल ही देगा उसके लिए। जो प्रोड्यूस कर सकता है ऐसे आंसर्स को, सवालों को जो प्लॉसिबल हो, पॉसिबल हो। तो आप इससे 1000 चीज़ें पूछोगे, 700-800 सवाल के जवाब ये सही दे देगा आपको, क्योंकि ये तो बड़बड़ाता है, कुछ भी बोल देता है। एआई की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है कैन प्रोड्यूस। प्लॉसिबल यानी पॉसिबल, रीजनेबल, लॉजिकल। चलिए बर्बलर आपको मैंने समझा दिया। कह रहा है जी बट एजुकेशन इज अबाउट माइंड रेसलिंग विद स्टडी मटेरियल। कह रहा है लेकिन एजुकेशन अलग है, ये इस बारे में है कि आप माइंड रेसलिंग कैसे करोगे, दिमाग में कुश्ती कैसे करोगे स्टडी मटेरियल के साथ। जो आपको दिया गया था उसमें से कुछ नया कैसे निकालोगे, इस बारे में होती है एजुकेशन। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शुड नो इट्स ईजी टू गेम वंस होमवर्क, बट बोथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट डिमांड और एक्चुअल इंटेंशन। कह रहा है टीचर्स और स्टूडेंट्स को ये जान लेना चाहिए कि ये बड़ा आसान है कि आप गेम कर सकें, खेल सकें, मैनिपुलेट कर सकें किसी भी इंसान के होमवर्क को। ठीक है ना, सबको पता है कि होमवर्क तो बड़ा इजी है, 10-15 मिनट का काम है, सारा होमवर्क कॉपी पेस्ट हो जाता है। कह रहे हैं लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट है किसी भी मामले में या सब्जेक्ट में, उसको वो डिमांड करता है हमारी एक्चुअल अटेंशन को, हमारे पूरे फोकस को। तो किसी कॉन्सेप्ट को अगर आपको सीखना है, उसको सीख करके आपको कॉन्फिडेंस लेना है ना, कि मुझे आता है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। किसी एआई टूल से आप सीख नहीं पाओगे, है ना। एआई टूल आपका होमवर्क जरूर कर देगा, इतना काम वो कर सकता है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की वर्ब है शुड नो, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट की वर्ब है डिमांड। अटेंशन का मतलब होता है फोकस। चलिए बहुत प्यारी लाइन है लास्ट में, मेरे ख्याल से ये लाइन से आपको, है ना, मतलब मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत पावरफुल लगी ये लाइन। कह रहा है जी द पोएट जोसेफ फसानो रिस्पॉन्डेड टू अ स्टूडेंट हु यूज्ड एआई टू राइट अ पोएम। जो पोएट थे, जो कवि थे, है ना, शायर थे,
जोसेफ फसानो थे या अभी भी होंगे। कह रहा है इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया एक स्टूडेंट को जिसने इस्तेमाल किया था एआई को एक पोएम को राइट करने के लिए। तो उन्होंने उस स्टूडेंट से क्या बोला, इस पोएट ने, तो इस शायर साहब ने ये बोला, आई नो योर डेज आर प्रेशियस ऑन दिस अर्थ। मुझे पता है कि आपके दिन जो हैं बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं इस धरती पे। सब आदमियों को गिने चुने दिन मिले हैं ना भाई, साल में 365 होते हैं, 10 साल में 3000 हुए, 50 साल में 15,000 हुए, तो 15-20 हज़ार दिन ही तो मिले अपने को जीने के लिए। तो पोइट ने बोला मुझे पता है तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। कह रहा है जी बट वट आर यू ट्राइंग टू बी फ्री ऑफ, लेकिन आप किस चीज़ से फ्री होने की कोशिश कर रहे हो, वक्त बचा के कहाँ जाना चाहते हो। वट आर ट्राइंग टू बी फ्री ऑफ, द लिविंग जीने से, द मिरेकुलस टास्क ऑफ इट, जो ये मिरेकुलस टास्क है, जो ये चमत्कारी काम है, इस काम का यानी जीने का। मतलब आपके दिन बहुत कम है, हमें पता है, आपके पास टाइम बहुत कम है, हमें पता है, तो आपने एआई यूज़ करके एक पोएम लिख दी, लेकिन टाइम बचा के जाओगे कहाँ। जीने से टाइम बचाना चाहते हो क्या, टाइम मतलब ये टाइम आपको जीने के लिए मिला है, तो फ्री होके कहाँ जाओगे। ये जो जीने का काम है, जो मिरेकुलस टास्क है, इसी से फ्री होना चाहते हो आप। कह रहा है जी लव इज़ फॉर द वंस हु लव द वर्क, लव जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो काम को प्यार करते हैं। कह रहा है टीचर्स गेट इट, और टीचर्स इस बात को समझते भी हैं। समझ गए ना, सारा काम अगर आपने एआई से कर दिया तो आपका इंटरेस्ट उस काम में बचा ही क्या, और अगर उस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो काम कर ही क्यों रहे हो, है ना। मैं टीचर हूँ, सब कुछ एआई से आपको पढ़ा दूँ, सारा काम मेरा ईजी हो जाए, तो मुझे लगेगा यार ठीक है चलो मेरा टाइम बचा, लेकिन फिर मैं मज़ा किस चीज़ का लूँगा, अगर सारा काम यही एआई कर रहा है तो फिर मैं जी किस लिए रहा हूँ, है ना। तो इसने स्टूडेंट को भी यही बोला कि पोएम लिखने में जो मज़ा है वो मज़ा आप जो है मिस कर रहे हैं। चलिए, जोसेफ फसानो शायर पोएट, इनकी वर्ब है रिस्पॉन्डेड, हु की वर्ब है यूज्ड, आई आया है पोएट के लिए, खुद बोल रहा है वो डायरेक्ट उसमें, है ना, नरेशन में। आई की वर्ब है नो, डेज की वर्ब है आर, प्रीशियस यानी कीमती, वैल्यूएबल। सवाल पूछा गया यहाँ पे वट के बाद में इन्वर्जन किया गया। देखो ऊपर भी बताया था मैंने आपको, जब भी आपको एक अलग से सब्जेक्ट दिया जाए तो वट और हु अपने बाद में इन्वर्जन को कॉज करते हैं। यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, लेकिन ये यू यहाँ पे दिया ही ना हो, है ना। व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम में कुछ यू बीच में आया ही नहीं, आई बीच में आया ही नहीं, कोई और नाउन आया नहीं, तो उस केस में आपको वर्ब सीधे ही वट के बाद में रखनी होती है। चलो फिर किसी दिन कॉन्सेप्ट को करवाएंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यू की वर्ब है आर ट्राइंग, हेल्पिंग वर्ब यू से पहले, मेन वर्ब यू के बाद। फ्री ऑफ होना, आज़ाद होना, मिरेकुलस यानी चमत्कारी, लव की वर्ब है इज, हु की वर्ब है लव, टीचर्स की वर्ब है गेट। व्हेन यू गेट इट, तब उस चीज़ को आप समझते हैं। तो टीचर्स को इस बारे में अच्छे से पता है कि मेहनत में जो है मज़ा है ना, टीचर्स गेट इट। चलिए रैप अप करें क्लास को। इजी था आज का एडिटोरियल, थोड़ा जल्दी पूरा हो गया होगा आई थिंक। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आराम से वीडियो को कर लो पॉज और मुझे बताओ इन चारों में से, मतलब चारों सेंटेंसेस को आप किस सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। पैराग्राफ मीनिंगफुल बनना चाहिए, एकदम सही तरीके से मीनिंग निकलना चाहिए। देखो यहाँ थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द रीज़न बीइंग दैट। द रीज़न बीइंग दैट का मतलब होता है इस चीज़ का रीज़न ये है भाई, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, द रीज़न बीइंग दैट इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि आज बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़ी से, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। जब भी आप ये बात बोलते हैं ना, द रीज़न बीइंग दैट, तब आप उस चीज़ को बताएंगे, फिर उसका रीज़न देंगे। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा क्योंकि आज बाहर जो है बारिश हो रही है, इसको आप बिकॉज भी बोल सकते हैं, है ना, द रीज़न बीइंग दैट को। तो ये बिकॉज वाला सेंटेंस किसी बात के बाद में आएगा, ठीक है, उस बात के लिए बिकॉज या क्योंकि की बात ये कर रहा है। और इस बात में लिखा क्या हुआ है, रीज़न ये है कि रियल एजुकेशन रिक्वायर करती है इंगेजमेंट को, ना कि शॉर्टकट्स को। और ये किस चीज़ का रीज़न है, रीज़न इस चीज़ का है कि टीचर्स को फोकस करना चाहिए टेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने पे, ना कि आपकी रिकॉल या मेमोरी को। समझ पा रहे हो, टीचर्स को आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करना है, ना कि इस चीज़ को टेस्ट करना है कि कितने देशों की राजधानी तुम्हें याद है, कितने कंट्रीज़ की करेंसी तुम्हें याद है, और कितने मिनिस्टर्स के नाम तुम्हें याद है। वो रिकॉल जो है वो तो कोई भी कर देगा। तो इस चीज़ का रीज़न यहाँ दिया गया है। 4 के बाद में तीसरी स्टेटमेंट आएगी, इतना आप समझ गए होंगे।
अगर इतना पकड़ लिया तो चारों ऑप्शंस में से जहाँ 4 और 3 साथ में आ रहे हैं वो आपका आंसर बनेगा। बाकी भी देख लेते हैं 1 और 2 को कहाँ फिट हो रहे हैं। AI टूल्स आर रीशेपिंग हाउ स्टूडेंट्स आर इवेल्युएटेड। AI स्टूडेंट्स रीशेप कर रहे हैं इस चीज़ को कि स्टूडेंट्स कैसे इवेल्युएट हों। और चैलेंजेस जो हैं लाइक प्लेजरिज्म इन एकेडेमिया हैज़ रीजन विद द यूज़ ऑफ AI बाय स्टूडेंट्स। चैलेंजेस जो हैं प्लेजरिज्म के एकेडेमिया में, साहित्य में, या है ना पढ़ाई में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो राइज कर गए हैं AI के इस्तेमाल के द्वारा स्टूडेंट से। पहले किसको रखूं, बाद में किसको रखूं? देखो, पहले मुझे चैलेंजेस बताने पड़ेंगे, फिर मुझे बताना पड़ेगा AI के जो टूल्स हैं वो रीशेप कर रहे हैं स्टूडेंट्स कैसे इवेल्युएट हो। इवेल्युएशन से ही टीचर्स को कनेक्ट कर दूंगा। टीचर्स को फोकस करना चाहिए कि वो टेस्टिंग को टेस्ट करें, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट और इवेल्युएट एक ही बात है। क्योंकि रीज़न ये है कि एजुकेशन में इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है, ना कि शॉर्टकट्स की। ठीक है, यहाँ पे हैव कर लेना। चैलेंजेस लाइक प्लेजरिज्म इन एकेडेमिया, चैलेंजेस की वो होगी हैव, तो ये बनेगा 2, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 4 और उसके बाद में आएगा 3। 2 1 4 3। चलिए, मुश्किल था, इजी नहीं था, ये छोटा जरूर लग रहा है देखने में, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। कह रहा है जी पोएट जोसेफ जो हैं उनकी कोट क्या इंप्लाई करती है AI के यूज़ को लेकर के लर्निंग में। उन्होंने जो कहा उसका क्या मीनिंग निकलता है। देखो, एक ही मीनिंग निकलता है, अगर आपने चारों पढ़े हैं तो बड़े आसानी से निकाल लोगे। बी, ये सजेस्ट करता है कि AI को इस्तेमाल करना ताकि आप एफर्ट को अवॉइड कर सकें, मेहनत से बच सकें, ये आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस को अंडरमाइन करेगा, कमज़ोर बनाएगा। आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे, ज़िंदगी भर इसी के भरोसे रह जाओगे। जिस दिन आपका इंटरनेट बंद होगा उस दिन सबसे मजबूर आदमी आप होगे। तो सेकंड का आंसर है बी। कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ AI इन एजुकेशन। इनमें से कौन सा सेंटेंस AI के रोल को अच्छे से डिस्क्राइब करता है एजुकेशन में, आर्टिकल के ऑथर के हिसाब से। देखो जी, ऐसा कहीं नहीं लिखा AI जो है ट्रू अंडरस्टैंडिंग को अंडरमाइन करता है। नहीं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, डालो और इससे पूछो, फिर उसको समझो, है ना। ट्रू अंडरस्टैंडिंग अंडरमाइन करने जैसा AI कुछ नहीं करता। हालांकि आंसर बन सकता था, लेकिन ये आंसर आपका नहीं बनेगा, क्योंकि बेस्ट डिस्क्राइब पूछा है आपसे। बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करने वाली स्टेटमेंट है 4। आपको लगेगा बी आंसर बनेगा, लेकिन बी आंसर नहीं है। चौथी स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से AI के बारे में बता रही है, बेटर जो है स्टेटमेंट है। और चौथी में लिखा हुआ है कि AI जो है यूजफुल टूल हो सकता है लर्निंग के लिए, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, उसका विकल्प नहीं हो सकता। क्रिटिकल थिंकिंग तो ह्यूमन माइंड ही करेगा, ब्रेन का ही काम है करने का। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। चलो, अब वोकैबुलरी क्वेश्चंस। स्केलेटन इन द वार्डरोब, डाई इन हार्नेस। ये एक्ट, ये कृत्य, ये काम जो किसी और के ख्यालों को चुरा लेने का है, वर्ड्स को अपना बताने का है। और चौथा वर्ड है जार्गन, इसका मीनिंग आपसे पूछा है। जार्गन वर्ड का ही मीनिंग आपसे पूछ लिया। बहुत इजी है, मेरे ख्याल सबको आते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर देख लो, फर्स्ट कमेंट में डाल दिए मैंने। लास्ट में मिलेंगी आपको 3 एरर्स। पहली मिलेगी इस वर्ड के वजह से या इसके आसपास, दूसरी इसके आसपास, तीसरी इसके आसपास। चलो, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल दिए गए हैं। फर्स्ट कमेंट से आके चेक करो, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। लास्ट वाले तो चेक कर लेना, और शुरू वाले 3 के आंसर आपको मैंने करवा दिए हैं। क्लास कैसी लगी आज की? कुछ नया थीम था, नया ख्याल था, नया आइडिया था। अच्छी लगी तो लिख करके बताया करो सर पूरी देखी मैंने PD, और इंटरेस्टिंग लगी तो PD आई है। तो ये आपका फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको अपना फीडबैक देना चाहिए। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।